किंग, जिसे लिखा है सौम्या मोदी ने और आवाज दी है आयुषी ने। भाग 1। जिंदगी को हकीकत से रूबरू करवाने वाला बनारस अपने आप में ना जाने कितना अध्यात्म, कितना प्यार और ना जाने कितनी कहानियां सजोए हुए है। और इसी बनारस में ध्वनि अपने और 3 दोस्तों के साथ रहती है। ये उनसे उतना प्यार करती है कि उनके लिए अपनी जान भी दे सकती है। ध्वनि के तीखे नैन नक्श दिखने में बहुत खूबसूरत है। गुलाब के पंखुड़ी जैसे होठ, कमर तक लंबे काले रेशमी लहराती बाल। उम्र 21 साल है। दूसरी ओर उसकी पहली दोस्त श्री, जिसे ध्वनि की बहन भी कह ले तो गलत नहीं होगा। एक दूसरे से छोटी बात भी शेयर करती है। दिखने में श्री भी बहुत खूबसूरत थी, कंधे तक लहराते रेशमी काले बाल। उसकी भी एज 21 थी। इनके अलावा पार्थ और हर्ष भी इनके साथ है। 6 फीट लंबा मस्कुलर बॉडी। इसकी भी हरकतें पार्थ से काफी मिलती जुलती हैं, पर लड़कियों से फ्लर्ट करना इनका पसंदीदा काम है। ध्वनि, श्री, पार्थ और हर्ष ये चारों एक साथ रहते थे। चारों ही अनाथ थे, पर उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। चारों में बहुत गहरी और पक्की दोस्ती थी। ये बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते थे। अगर एक के साथ कुछ हो तो तीनों ढाल बनकर उसकी रक्षा करने को तैयार रहते थे। इधर एक दिन शिवी घर में बैठी हुई थी कि तभी एक लड़की आई और उसे लिपटते हुए बोली, शिवी, तुझे पता है वो एमएलए का बेटा मुन्ना, उसने फिर मुझे परेशान किया। पार्थ और हर्ष अभी तक नहीं आए क्या? उन्हें बोलूंगी कि उस मुन्ना को मुन्नी बना दे। शिवी कुछ बोलती कि पीछे से एक आवाज आई, हम तो यहाँ हैं ध्वनि। ध्वनि ने मुंह बनाते हुए कहा, ओहो, तो आ गए महाशय, आप ही का इंतजार था। ध्वनि की शक्ल देखकर और उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे थे। ध्वनि सबकी लाडली थी। सारे दोस्तों की जान और मुस्कुराने की वजह थी ध्वनि। पार्थ ने एक आंख मारते हुए कहा, अच्छा तो कोई हमें मिस कर रहा था क्या? उसकी बात सुनकर ध्वनि ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मिस करने का यहाँ पे किसी को टाइम नहीं है, इसलिए अपने आप को वैल्यूएबल समझना बंद कर दो। उसकी बात सुनकर पार्थ और हर्ष का मुंह बन गया। वहीं शिवी मुंह दबाकर हंसने लगी। पार्थ ने मुंह फुलाते हुए कहा, यहाँ तो वैल्यू नहीं है हमारी। हाँ। ध्वनि सीधा पार्थ के पीठ पर लटक गई और हंसते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था अपने आप को वैल्यूएबल समझना बंद कर दो, और ये ओवर एक्टिंग है ना अपनी पत्नी के सामने करना, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। उसकी बात सुन पार्थ ने मन में कहा, अपनी पत्नी के सामने ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, और मुस्कुराने लगा। ध्वनि ने बात करते हुए कहा, चल ना कहीं घूम कर आते हैं। शिवी ने बीच में कहा, हाँ हाँ जल्दी चल, मुझे तो नथुराम के गोलगप्पे भी खाने हैं, बहुत दिन हो गए खाए नहीं है। उसकी बात सुन सबने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपने अपने कमरे में रेडी होने चले गए। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी किसी राजा की तरह अपने किंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। उसके सामने बहुत सारे आदमी खड़े थे जिनके पसीने छूट रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी जहन्नुम में आ गए हो। उनके लिए तो जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सामने बैठे आदमी का ऑरा सबके दिल में डर और दहशत पैदा कर रहा था। ये है रुद्र प्रताप सिंह। मस्कुलर बॉडी, 8 पैक एब्स, बहुत ही हैंडसम, रिच एंड पावरफुल। एक चुटकी में दुनिया को इधर से उधर पलट दे। वैसे तो पूरे एशिया में इनका ही सिक्का चलता है। हाइट 6'4" और उम्र 28। ये करोड़ों लड़कियों के प्रिंस चार्मिंग है। दुनिया तो उसकी एक झलक देखने के लिए भी तरसती है, पर रुद्र जितना हो सके उतना मीडिया से दूर ही रहता है, क्योंकि उसे ज्यादा फेम पसंद नहीं। तभी उसका एक असिस्टेंट राणा उसके पास आया और अपना सिर झुकाकर बोला, बॉस हमने बहुत कोशिश की पर वो सब हमें अपना घर नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमने उन्हें 10 गुना ज्यादा पैसा देने का वादा भी किया, पर उन्होंने कहा कि वही उनका घर है और वो हमें किसी कीमत पर अपना घर नहीं देंगे। अब ये राणा कुछ आगे बोलता कि रुद्र ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, किसने कहा, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि रुद्र प्रताप सिंह को मना कर सके? राणा ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, वो एक लड़की है। तभी अचानक सभी को फ्लैट पॉट टूटने की आवाज आई, जिससे सबकी धड़कनें 180 की स्पीड से धड़कने लगी थी। वहां सारे खड़े लोग थर-थर कांपने लगे, जैसे उन्हें करंट का झटका दिया जा रहा हो। रुद्र ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लड़की, तुम लोग एक लड़की से डर गए क्या? मैंने तुम्हें खाना पीना सिर्फ ये शरीर बनाने के लिए दिया है। अगर नहीं दे रही है वो अपना घर तो छीन लो या मार दो, पर वहां मेरा मॉल खुलकर रहेगा। मुझे वो घर किसी भी कीमत पर चाहिए। राणा ने समझाते हुए कहा, बॉस हमने उसे बहुत लालच भी दिया, पर वो है कि मानने को तैयार ही नहीं है। रुद्र ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और अब उसका सब्र का बांध टूट रहा था। उसने अपनी कठोर आवाज में कहा, क्या नाम है उस लड़की का? राणा ने सिर झुकाते हुए कहा, ध्वनि नाम है उसका। बड़ी बड़ी खुददार लड़की है साहब। ये बोलकर राणा चुप हो गया। वही ध्वनि का नाम सुनते ही रुद्र का दिल जोरों से धड़कने लगा। रुद्र को अजीब सी बेचैनी होने लगी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे पहले से ही जानता हो। रुद्र ने अपने मन में कहा, ध्वनि, पर इसका नाम सुनकर ये मुझे क्यों रहा है, जिसे आज तक मैंने देखा तक नहीं। उसका नाम सुनते मेरी हार्टबीट इतनी फास्ट हो गई। रुद्र ने राणा की तरफ देखते हुए अपनी कठोर आवाज में कहा, मुझे ध्वनि और उसकी जुड़ी हर एक डिटेल चाहिए, बचपन से लेकर अब तक की सारी डिटेल्स, कुछ भी चीज नहीं छूटनी चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। राणा ने सुना तो पहले तो हैरान हुआ कि रुद्र ध्वनि की डिटेल्स क्यों मांग रहा है। क्या वो उस लड़की को कोई नुकसान पहुंचाने वाला है? पर ये सब राणा सिर्फ सोच सकता था, क्योंकि उसमें पूछने की हिम्मत नहीं थी। राणा ने हमें सर हिला दिया और वहां से चला गया। रुद्र अपनी सोच में गुम ध्वनि के बारे में सोच रहा था। ऐसा लग रहा था कि ध्वनि के मात्र नाम ने ही उसके दिल और दिमाग पर चारों तरफ से कब्जा कर लिया हो। रुद्र को उसके बारे में सोचते सोचते कब 1 घंटा बीत गया उसे पता ही नहीं चला। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ, जिसे सुन रुद्र अपने होश में आया। उसने अंदर आने को कहा तो राणा अंदर आया और रुद्र के सामने सर झुकाकर बोला, बॉस ये रही ध्वनि की सारी डिटेल्स। फिर राणा ने एक फाइल रुद्र को दे दी। रुद्र ने उसके हाथ से फाइल ली और उसे जाने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही राणा तुरंत वहां से चला गया। रुद्र उस फाइल को बहुत ही ध्यान से देख रहा था, जैसे इसमें बहुत ही कीमती हीरे जड़े हो। रुद्र का पेशेंस अब जवाब दे रहा था। उसने तुरंत फाइल खोली तो उसमें ध्वनि की बहुत सारी तस्वीरें थी। एक में ध्वनि बाइक के ऊपर लेटी थी और उसने एक हाथ में गन पकड़ रखा था, तो दूसरी तस्वीर में उसने आलती पालती मारा था और आउट किया था, जिसमें वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। और ऐसी और भी कई तस्वीरें थे उसमें। रुद्र की नजर ध्वनि के होठों पर थी। अनजाने में उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रुद्र आगे की फाइल देखने लगा और वो जैसे जैसे उस फाइल को देख रहा था उसका चेहरा डार्क होते जा रहा था और उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। अचानक उसकी पकड़ उस फाइल पर कस गई। रुद्र ने गुस्से में उस फाइल को जमीन पर जोर से फेंकते हुए कहा, क्या बकवास है, क्या ध्वनि किसी लड़की के साथ रहती है? ये सोचकर कि उसकी मुट्ठी गुस्से में कस गई। उसने एक नजर जमीन में पड़ी फाइल को देखा और वापस उसे उठा लिया और आगे पार्थ, हर्ष और श्री के बारे में भी पढ़ा। वो पढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसके फाइल से कुछ फोटोज जमीन पर गिर पड़ी। रुद्र एक तक उस जमीन में पड़े फोटो को देखने लगा और उसने नीचे झुककर उन सारी फोटोज को उठाया और ध्यान से देखने लगा। पर उस फोटो को देखने भर से ही उसकी आंखों से जैसे अंगारे बरसने लगे। उसकी आंखें सुर्ख हो गई। दरअसल उस फोटो में पार्थ ने ध्वनि को कमर से पकड़ रखा था और ध्वनि उसके गालों पर किस कर रही थी।
रुद्र ने दूसरी फोटोज देखी जिसमें चारों की तस्वीर थी। फिर उसने तीसरी फोटो देखी और उसको देखते ही रुद्र ने गुस्से में उस फाइल को वापस पटक दिया। उस तस्वीर में ध्वनि बीच में खड़ी थी और उसके दोनों साइड पार्थ और हर्ष थे जो उसके गालों पर किस कर रहे थे। रुद्र को ये सब देखकर पता नहीं क्यों पर जलन महसूस हो रही थी। रुद्र ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं ध्वनि को किसी और के साथ बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं है, फिर मुझे उससे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? सिर्फ नाम सुनने भर से किसी को इतना फर्क कैसे पड़ सकता है? गुस्से में रुद्र ने पास में रखी ग्लास टेबल को जोर से लात मार दी जिससे वो हजारों टुकड़ों में बट गई। रुद्र गुस्से में अपने वॉशरूम चला गया और शावर लेने लगा। शावर का ठंडा ठंडा पानी उसके बदन में गिर रहा था। पानी की बूंदें उसके जिस्म में मोतियों की जैसे चमक रही थी जिससे वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद उसने शावर बंद किया और बाथरूम पहनकर बाहर आया। वो सीधा अपने किंग साइज बेड पर लेट गया पर उसकी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, पर फिर भी करवटें बदलते बदलते लगभग रात के 2 बजे नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। अगली सुबह खिड़की से आती हुई सूरज की किरण रुद्र के चेहरे पर पड़ रही थी जिससे उसका चेहरा सोने की तरह चमक रहा था और वो राजा की तरह लग रहा था। रुद्र उठा और सीधा फ्रेश होकर अपने घर में बने जिम में चला गया। 1 घंटे बाद वो शावर लेने आया। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला और उसने इस वक्त एक व्हाइट बाथरोब पहन रखा था। वो सीधा क्लोजेट गया और चेंज करके नीचे चला गया। वो स्टेयर से होते हुए जा ही रहा था। आज उसने ब्लैक टक्सीडो पहन रखा था जिसमें वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एलिगेंट लग रहा था। तभी रुद्र की नजर डाइनिंग टेबल पर बैठे एक लड़की पर पड़ी। वो लड़का बहुत ही मजाकिया और जिंदा दिल लड़का था। वो रुद्र से पूरे 1 साल छोटा था। उसकी कद काठी रुद्र से मिलती जुलती थी पर उसकी आधी आदत भी रुद्र से मिलती नहीं थी। रुद्र जितना गुस्से वाला था वो लड़का उतना ही मजाकिया। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रुद्र का भाई अभिनव प्रताप सिंह था। रुद्र के परिवार में उसकी मां सुमन प्रताप सिंह, पिता देवराज प्रताप सिंह, दादा अखिलेश प्रताप सिंह, दादी मीना प्रताप सिंह, रुद्र का छोटा भाई अभिनव प्रताप सिंह और उसकी छोटी बहन त्रिशा प्रताप सिंह रहते थे। इधर रुद्र का छोटा भाई अभिनव न्यूयॉर्क से लौटा था और काफी खुश भी नजर आ रहा था। अभिनव की नजर जब रुद्र पर पड़ी तो वो भागते हुए आया और रुद्र के गले लग गया। रुद्र ने उसे एक नजर देखा फिर उसे खुद से दूर करते हुए पूछा, कैसा रहा तुम्हारा न्यूयॉर्क ट्रिप? उसकी बात सुनकर अभिनव ने खुश होते हुए कहा, भाई मुझे तो बहुत मजा आया। वहाँ बहुत सारी सेक्सी सेक्सी लड़कियां भी थी पर वो मेरे साथ फ्लर्ट भी कर रही थी। मैंने तो उनसे कहा कि मुझसे दूर रहो पर वो बोली कि मैं बहुत हैंडसम और क्यूट हूँ। क्या बताऊँ आपको, बहुत मुश्किल से उनसे पीछा छूटा है। अभी अभिनव को जाके बोलता कि त्रिशा बीच में बोल पड़ी, अपना मुंह मियां मिट्टू क्यों बना रहे हो? अगर इतनी पसंद थी तो एक लेके आ जाते। एक भाभी तो मिल जाती मुझे कम से कम। अपनी शक्ल देखिए, बुढ़े होते जा रहे हो। अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो पता चला कि बुढ़िया से शादी करनी पड़ी आपको। अभिनव ने जब उसकी बात सुनी तो चढ़ते हुए कहा, चुप कर भाभी की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे बुढ़ा कहने की? उम्र में मैं तुमसे भी छोटा लगता हूँ, सब मुझे तुम्हारा छोटा भाई कहते, पता है तुम्हें? अभिनव की बात सुनकर तो त्रिशा का मुंह ही बन गया। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, बुड्ढे को बुड्ढा नहीं कहेंगे तो क्या सलमान खान कहेंगे? वैसे सलमान खान तो खुद ही बुड्ढा है ना? अभिनव ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, सब सुन रहा हूँ मैं, ज्यादा मत बोल। उन दोनों को लड़ते देख रुद्र की दादी मीना बीच में बोल पड़ी, आप दोनों बच्चे हैं क्या? बच्चों जैसे लड़ना बंद करिए। और त्रिशा गलत ही क्या बोल रही है? शादी कर लेनी चाहिए आपको। अभिनव ने मुंह बनाते हुए कहा, दादी मेरी शक्ल देखिए कितनी मासूम है, शादी करूंगा तो मासूम नहीं रहूंगा मैं। त्रिशा ने बीच में टपकते हुए कहा, हाँ भाभी जी आपकी शक्ल जो बिगाड़ देंगी वो भी सोचेंगे कि कैसा पति मिला, इसका दिमाग तो घुटने में है। मीना ने दोनों को शांत करवाया और रुद्र की तरफ देखा जो शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसका चेहरा इमोशनलेस लग रहा था। मीना ने अपना सर लाचारी से हिलाया फिर रुद्र को समझाते हुए कहा, रुद्र आपकी भी शादी की उम्र हो गई है, जल्द से जल्द आपको भी शादी कर लेनी चाहिए और मुझे हमारी पोता बहू चाहिए। अब हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें भी अपने पोते पोतियों के साथ खेलना है। मीना की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। अभिनव ने जल्दी से कहा, हाँ भाई बहुत जल्द आपकी पोता बहू को लेकर आएंगे। क्यों भाई, सही कहा ना मैंने? रुद्र ने एक नजर उसे घूरा फिर अपने ब्रेकफास्ट पर फोकस करने लगा। उन्हें जैसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। उसकी हरकत देख सुमन ने देवराज के कान में धीरे से कहा, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। देवराज जी बस सुमन की बात सुनकर मुस्कुरा दिए जिसे देख वो चिढ़ गई और मुंह फेरकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। उन्होंने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, क्या करूं मैं इन दोनों का? अभी सब कोई बात कर ही रहे थे कि राणा आया और सिर झुकाते हुए बोला, हुकुम सा आपकी प्राइवेट जेट तैयार है बनारस जाने के लिए। आखिर रुद्र को ध्वनि जानी पहचानी सी क्यों लगी थी? आखिर ध्वनि का किसी लड़के के साथ रहना रुद्र को बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा था? क्या अपनी मॉल को बनवाने के लिए वो तोड़ देगा ध्वनि का घर? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड भाग 2 पहली नजर का प्यार। अभी सब कोई बात कर ही रहे थे कि राणा आया और सिर झुकाते हुए बोला, हुकुम साहब आपकी प्राइवेट जेट तैयार है बनारस जाने के लिए। रुद्र ने हामी सिर हिलाया और राणा को जाने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही वो तुरंत वहां से चला गया। वहीं रुद्र के बनारस जाने की बात सुनकर सब चौंक गए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र अचानक से बनारस जाने की बात क्यों कर रहा है। सुमन ने हैरानी में पूछा, रुद्र आप बनारस जा रहे हैं और आपने हम सबको बताना जरूरी भी नहीं समझा? रुद्र ने बिना किसी भाव से कहा, कुछ जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ रहा है। सुमन ने आगे कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो जानती थी कि रुद्र ने जो एक बार कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई। सुमन ने धीरे से कहा, ठीक है आप अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी वापस आइएगा, हमें आपका इंतजार रहेगा। वैसे भी आप इतने दिनों बाद घर आए हैं और आज ही आप जा भी रहे हैं, क्या आप अपने विला में अकेले रहते रहते बोर नहीं हो जाते? रुद्र ने नामे से हिलाते हुए कहा, नहीं। देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमन जी रुद्र बोर क्यों होगा? उसे बिजनेस के कितने काम रहते हैं कि पूरा दिन उसी में निकल जाता होगा उसका। सुमन का मुंह बन गया। उसने थोड़ी गुस्से में कहा, तो क्या अगर रुद्र यहाँ रहते तो हम उन्हें काम करने से रोकते? तो यहाँ रहकर भी तो काम कर ही सकते हैं ना, वो हमसे दूर रहना क्या जरूरी है? रुद्र ने खड़े होते हुए कहा, ओके नाउ आई वांट टू लीव। त्रिशा जल्दी से खड़े होते हुए बोली, भाई मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आइएगा, अगर आप मेरे लिए गिफ्ट्स नहीं लाएंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। रुद्र ने जाते हुए कहा, ओके। त्रिशा ने मुंह फुलाते हुए कहा, क्या ओके? आप अपनी इकलौती बहन से थोड़ी प्यार से बात नहीं कर सकते? जब देखो तो सबको डराते रहते हैं, आप बहुत ही रूड है, मुझे आपसे बात नहीं करनी। रुद्र ने भी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो मत करो, मैंने तुम्हें खुद से बात करने के लिए फोर्स नहीं किया है। उसकी बात सुन सब उसे हैरानी से देखने लगे। त्रिशा ने सुमन को देखते हुए कहा, देखा ना कैसे मुझसे बात करते हैं, इन्हें थोड़े अच्छे से बात करना सिखाइए। सुमन ने लाचारी से सिर हिला दिया। रुद्र सबको नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगा कि अभिनव ने उदास होते हुए कहा, भाई आज ही तो मैं आया हूँ और आप आज ही जा रहे हैं, आपका जाना क्या जरूरी है? उसकी बात सुनकर रुद्र ने कहा। उसके इस तरह कहने पर फिर किसी ने कुछ नहीं पूछा। रुद्र अब ब्रेकफास्ट करके बाहर आ गया था। उसके आते ही एक बॉडीगार्ड ने तुरंत कार का गेट खोला। रुद्र सीधा अपनी कार में बैठ गया। उसका चेहरा इस वक्त भी इमोशनलेस ही था। वो विंडो से बाहर राजस्थान की वादियों को देख रहा था। उसने अपना टैब निकाला और ध्वनि की तस्वीर को निहारने लगा। उसने ध्वनि की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए खुद से कहा,
बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। तभी एफएम में एक गाना बजने लगा। रुद्र ने अपना सिर सीट से टिका दिया और अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई तूफान आने का संकेत हो। तभी ड्राइवर ने कार रोक दी और धीरे से बोला, हुकुम साहब, हम एयरपोर्ट पहुंच गए। रुद्र ने बाहर देखा तो सच में वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। रुद्र के महल से एयरपोर्ट का रास्ता करीब 1 घंटे का था, पर कब ध्वनि की तस्वीर देखते देखते 1 घंटा बीत गया, रुद्र को पता ही नहीं चला। अनजाने में ही रुद्र के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भी आ गई थी। ड्राइवर ने तुरंत रुद्र की तरफ का गेट खोला तो रुद्र बाहर आया। सारे लोग उसे ही देख रहे थे और देखे भी क्यों ना, आखिर रुद्र की पर्सनालिटी थी ही इतनी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव कि सबकी नजरें उसे हट ही नहीं रही थी। सारी लड़कियां तो बस उसे ही निहारी जा रही थी। तभी पहली लड़की ने कहा, यार देखना कितना हैंडसम है, काश काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता तो कितना मजा आता, तो मैं तो पार्टी करना भी छोड़ देती। दूसरी लड़की अपनी उंगलियों से अपने बाल घुमाते हुए बोली, सही बोली यार, अगर ये सामने रहेगा तो पार्टी कौन करना चाहेगा। अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड होता ना तो मैं पूरे राजस्थान पर क्या पूरी दुनिया पर ही राज करती। पर यहाँ रुद्र ने किसी को एक नजर भी नहीं देखा और अपनी प्राइवेट जेट में बैठ गया। वो जेट में बैठा हुआ था और उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर नाच रही थी। काम करते वक्त वो काफी ज्यादा डैशिंग भी लग रहा था। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर गड़ी हुई थी, पर रुद्र की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। उसे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने अपने मन में कहा, व्हाट द हेल, इस लड़की का नाम तो मेरे दिमाग में घूम रहा है, बस एक बार मिल जाए इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। कुछ घंटे के सफर के बाद रुद्र बनारस के एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। जब वो एयरपोर्ट से बाहर आया तो वहां पर बहुत सारी कार्स खड़ी थी। रुद्र एक कार के पास आया तो वहां खड़े एक ड्राइवर ने सिर झुकाकर उसे ग्रीट किया। रुद्र ने बस सिर हिला दिया और सीधा गाड़ी में बैठ गया। रुद्र के बैठते ही ड्राइवर ने कार सड़क पर भगा दी। रुद्र बनारस के नजारों को देख रहा था। सच में काफी सुंदर था बनारस। बनारस में कुल 100 मंदिर और 88 घाट थे, सब एक से बढ़कर एक। 80 घाट, काशी घाट, मणिकर्णिका घाट, सिंधिया घाट, ललिता घाट, ये कुछ प्रसिद्ध घाट है। अगर कोई यहाँ आ जाए तो उसे जाने का मन बिल्कुल ना करे। देखा जाए तो बनारस में लोग नहीं रहते थे, बल्कि लोगों में बनारस रहता था। यहाँ की हर चीजें जैसे दिल को छू लेती थी, जैसे रुद्र के दिल को उसने ऑलरेडी छू लिया था। रुद्र गुजर रहा था कि तभी उसे एक बहुत बड़ा शिव का मंदिर दिखा। रुद्र ने अचानक ड्राइवर से कहा, स्टॉप द कार। ड्राइवर उसकी बात सुनकर तुरंत कार रोक दिया और उसकी कार रोकते ही रुद्र सीधा बाहर निकला और मंदिर के अंदर चला गया। रुद्र को मंदिर जाना पसंद नहीं था, पर पता नहीं वो आज खुद मंदिर चला गया था। मंदिर दिखने में काफी सुंदर, काफी बड़ा भी था। पूरे मंदिर में बारीकी नक्शी की गई थी। यहाँ बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ भी थी। यहाँ चलना भी मुश्किल हो रहा था इतनी। पर रुद्र के बॉडीगार्ड के रहते ये नामुमकिन नहीं था। उनकी वजह से रुद्र आराम से मंदिर के अंदर चला गया। अंदर काफी बड़ा शिवलिंग था, जिसमें बड़ा सा तिलक बना हुआ था, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। तभी एक पंडित रुद्र के पास आए और प्रसाद देते हुए बोले, जो मांगना है मांग लो, भोलेनाथ सबकी इच्छा पूरी करते हैं। रुद्र ने बिना किसी भाव से कहा, बिना मेहनत किए तो भोलेनाथ भी किसी की इच्छा पूरी नहीं करते। रुद्र की बात सुनकर पंडित जी मुस्कुरा दिए और बाकी लोगों को प्रसाद देने लगे। मंदिर के दूसरे साइड एक छोटा सा घाट था। रुद्र ने उस घाट को देखा तो उस तरफ बढ़ गया कि तभी उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज पड़ी, आ बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं डूब रही हूँ। रुद्र ने जब सुना तो उसकी धड़कनें बढ़ गई। वो लंबे लंबे कदम लेते हुए उस तरफ चला गया। रुद्र को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अपना उसे उसकी मदद के लिए पुकार रहा था। रुद्र जब घाट के पास गया तो उसे एक लड़की दिखाई दी जो पानी में डूब रही थी और चिल्लाई जा रही थी, कोई है, somebody help me। रुद्र के कदम उस तरफ बढ़ गए। रुद्र ने उसे देखा तो चौंक गया। रुद्र जल्दी से उसे बचाने के लिए भागा, पर वो जा पाता उससे पहले ही किसी लड़की ने पानी में छलांग लगा ली और उस लड़की को अपनी बाहों में उठा लिया, जो अब बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। रुद्र के कदम वहीं रुक गए। आसपास बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। रुद्र एकटक वही देख रहा था। उसकी आंखें जैसे आग उगल रही थी। उसने अपनी मुट्ठी गुस्से में कस ली थी और उसके माथे और हाथ की नसें भी साफ साफ दिख रही थी। वो लड़का जल्दी से उसे पानी से बाहर लाया और गुस्से में डांटते हुए बोला, ध्वनि, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, अभी कुछ हो जाता तो। ध्वनि ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए मासूमियत से कहा, सॉरी पार्थ, मेरा ध्यान कहीं और था और गलती से मेरा पैर फिसल गया। पार्थ ने उसे घूर कर देखा तो ध्वनि ने उसे हक कर लिया। उसके हक करते ही पार्थ मुस्कुरा उठा और धीरे से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, आगे से ध्यान रखना अपना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। फिर उसने ध्वनि का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। उधर रुद्र बस ध्वनि को जाते हुए देखे जा रहा था, जिसने इस वक्त एक रेड कलर का फ्रॉक पहन रखा था और वो फ्रॉक उसकी घुटनों तक आ रहा था। इस वक्त रुद्र बहुत भयानक लग रहा था। उसकी आंखें किसी राक्षस से कम नहीं लग रही थी। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि पार्थ का इसी घाट में जल समाधि बना दे, पर वो चाह कर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। उसने जैसे तैसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल किया और खुद से कहा, नहीं, ध्वनि सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी, वो किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं। उसे मेरे पास ही आना होगा, मर्जी से या फिर जबरदस्ती से, आई डोंट केयर। रुद्र फिर मंदिर से बाहर आ गया। ड्राइवर ने रुद्र को वापस आते देखा तो तुरंत कार का गेट खोल दिया, जिससे रुद्र सीधा अंदर आके बैठ गया। इस वक्त रुद्र का चेहरा भयानक दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक जिद और जुनून था, जो सिर्फ ध्वनि को अपना बनाने का था। थोड़ी देर बाद रुद्र अपने फार्म हाउस पहुंच गया, जो बनारस में ही था। ये फार्म हाउस काफी बड़ा और खूबसूरत भी था। सफेद रंग का ये फार्म हाउस किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल थे और बीच में एक बड़ा सा फाउंटेन, जिससे पानी का फव्वारा निकल रहा था। वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जो काफी चौकन्ने और ट्रेंड लग रहे थे। रुद्र अपने कमरे में गया और फ्रेश होकर अपने स्टडी रूम में चला गया। उसने अपना लैपटॉप निकाला और वहीं सोफे पर बैठकर काम करने लगा। इस वक्त उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर ही गड़ी हुई थी। कुछ घंटे बाद एक बड़े से कमरे में रुद्र सोफे पर बैठा था। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, पर वो बाहर से जितना झील की तरह शांत दिख रहा था, उतना उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। उसे बार बार ध्वनि और पार्थ की करीबी याद आ रही थी, जिस वजह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका अंदर से खून खौल रहा था। रुद्र ने अपनी मुट्ठी बीचते हुए कहा, मुझे ध्वनि को अपने पास लाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वरना वो लड़का मुझे मेरी ध्वनि से दूर कर देगा। फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। उसने तुरंत राणा को कॉल किया। उधर से तुरंत कॉल रिसीव कर लिया गया था। जी हुकुम साहब, लिसन टू मी केयरफुली। फिर रुद्र ने उससे कुछ बोला, जिसे सुन राणा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी बात सुनकर तो वो हैरान ही हो गया और उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रुद्र कुछ ऐसा भी कर सकता है। राणा को डर लग रहा था, पर आखिरी बार का सोचकर वो रुद्र को समझाने की कोशिश करने लगा। क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? पर हुकुम साहब, अगर आपने ऐसा किया तो वो आपसे दूर चली जाएंगी और आपसे नफरत भी करने लगेगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राणा की बात सुन रुद्र की भौं ही तन गई। क्या रुद्र का अचानक बनारस जाना ध्वनि के लिए किसी बड़ी संकट का संकेत है? आखिर ध्वनि के पास किसी और लड़की को देखकर रुद्र अपना आपा क्यों खो बैठा? और क्या वो ध्वनि को पानी के जुनून में तबाह कर देगा सब कुछ? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।
भाग 3। रुद्र का ध्वनि के घर जाना। राणा की बात सुनकर रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने सरकास्टिकली कहा, नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, पर फिर भी उसने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उसके पैरों में बेड़ियां डाल दूंगा। राणा ने जब रुद्र की बात सुनी तो वो हैरान हो गया। जिस लड़की को उसने आज तक देखा तक नहीं है, उस लड़की के लिए इतना पागल हो रहा है कि उसके पैरों में बेड़ियां डालने तक की बात कह दी थी उसने। रुद्र ने गुस्से में कहा, जितना बोला गया है उतना ही करो, ध्वनि चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, वो मुझे अपने आप से चाहकर भी कभी अलग नहीं कर सकती। रुद्र ये सब अपनी डरावनी आवाज में बोल रहा था, जिसे सुनकर राणा एक पल के लिए तो घबरा ही गया था। रुद्र ने बिना राणा की बात सुने कॉल कट कर दिया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, बहुत जल्द ध्वनि मेरे पास होगी। दूसरी तरफ ध्वनि मस्त बैठे चॉकलेट खा रही थी। उसके होठों और नाक पर पूरी चॉकलेट लग गई थी, जिससे वो बहुत प्यारी लग रही थी। तभी पार्थ, हर्ष और श्रीवी आई। पार्थ ने ध्वनि के हाथ से चॉकलेट छीनते हुए कहा, ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए वरना दांतों में कैविटी हो जाएगी। तभी हर्ष ने बीच में टपकते हुए कहा, हाँ, और तेरे सारे दांत झड़ जाएंगे और तू बुढ़ी हो जाएगी। हर्ष की बात पर सब हंसने लगे, लेकिन ध्वनि का मुंह बन गया, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। ध्वनि ने मुंह फेरते हुए कहा, हाँ हाँ, खुद तो चॉकलेट खाने को मिलता नहीं है और मेरी चॉकलेट को नजर लगाते हो, हाँ, जाओ, तुमसे बात ही नहीं करना है मुझे। पार्थ ने सुना तो उसके चेहरे पर लगा चॉकलेट अपने हैंकी से वो साफ करते हुए बोला, ध्वनि, हमें बस तुम्हारी चिंता है। ध्वनि झट से उसके गले लग गई और हंसते हुए बोली, अरे तो मैं मजाक कर रही थी, मैं जानती हूँ कि तुम सबको मेरी चिंता है, लेकिन एक चॉकलेट खाने से मेरे दांत नहीं झड़ने वाले। उसकी बात सुन सब मुस्कुरा दिए। रात का वक्त ध्वनि और बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे कि तभी बीच में शिवी ने कहा, हमारे इस घर का क्या होगा, क्या ये घर अब रुद्र प्रताप सिंह खरीद लेगा मॉल बनाने के लिए? ध्वनि ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अगर उसने ऐसा करने की सोची तो उस इंसान की तो मैं टांगे तोड़ दूंगी और उससे क्रिकेट खेलूंगी क्रिकेट। ये घर सिर्फ घर नहीं, हमारा मंदिर है और हम अपने मंदिर को बेच नहीं सकते। हर्ष ने उदास होते हुए कहा, पर हम रुद्र प्रताप सिंह के सामने कुछ कर नहीं सकते। वो कहा राजस्थान का हुकुम सा और हम कहा वो बहुत ही पावरफुल और रिच है, अगर वो चाहे तो ये घर छुट्टियों में खरीद सकता है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्वनि ने फिर से गुस्से में कहा, अगर उसने ऐसा करने की सोची तो मैं उस रुद्र प्रताप सिंह को छोड़ूंगी नहीं, उसका कीमा बनाकर जानवरों को खिला दूंगी। पार्थ ने जब तीनों को गुस्से में देखा तो उन तीनों को समझाते हुए वो बोला, अरे अरे बस भी करो तुम तीनों, ऐसा कुछ नहीं होगा, इतनी आसानी से वो थोड़ी ना घर खरीद लेगा, ये हमारी प्रॉपर्टी है। पार्थ की बात सुन तीनों ने कुछ नहीं कहा। वही ध्वनि ने अपनी रोटी को रोल किया और गुस्से में खाने लगी, जैसे वो रोटी नहीं रुद्र हो। हर्ष ने जब देखा तो हंसते हुए कहा, अरे ऐसे क्यों खा रही हो, ऐसा लग रहा है ये रोटी नहीं चिकन लेग खा रही है। ध्वनि ने सुना तो अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, छी, मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन हूँ, मैं वो सब नहीं खाती और वो सब किसी को खाना भी नहीं चाहिए, आखिर उन मासूम जानवरों को भी जीने का हक है। उसकी शक्ल देख तीनों उसे देखने लगे, फिर तीनों ने गुड नाइट किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। उधर रुद्र की नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने खुद से कहा, बस कल का इंतजार, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, फिर मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा, हमेशा अपने पास कैद करके रखूंगा। ये बोल उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। फिर वो ध्वनि के बारे में सोचते सोचते नींद के आगोश में चला ही गया। अगले दिन सूरज की रोशनी सीधा रुद्र के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस वजह से उसका चेहरा सोने की तरह चमक रहा था। इस वक्त वो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और फ्रेश होकर जिम चला गया। कुछ घंटे बाद वो रेडी होकर नीचे आ गया। उसने आज ब्लैक 3-पीस सूट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो सोफे पर सीधा जाकर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसने अपने सामने खड़े राणा से कहा, जो मैंने तुम्हें बोला था वो सब तुमने किया? राणा ने जल्दी से सिर नीचे झुका लिया और हकलाते हुए कहा, हाँ, आपने मुझे जो बोला था वो सब अच्छे से हो गया है, आप फिक्र मत कीजिए। रुद्र ने शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र प्रताप सिंह किसी की फिक्र नहीं करता। वैसे चलो, मुझे अभी अभी ध्वनि के घर जाना है, आखिर आज इतना बड़ा दिन जो है। फिर रुद्र वहां से बाहर आ गया। ड्राइवर ने देखा तो तुरंत कार का डोर ओपन कर दिया। रुद्र सीधा अंदर बैठ गया। थोड़ी देर में ही कार हवा से बातें करने लगी थी। थोड़ी देर बाद रुद्र की कार ध्वनि के घर के बाहर रुकी। इस वक्त रुद्र के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। रुद्र ध्वनि के घर के बाहर खड़ा था। उसने घर की डोरबेल बजाई पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रुद्र की आंखें अचानक छोटी हो गई, क्योंकि उसे एक ही काम दोबारा करना जरा भी पसंद नहीं था। उसने गुस्से में लगातार बेल बजाना स्टार्ट कर दिया। तभी अंदर से एक गुस्से भरी आवाज आई, अरे पापा आती हूँ, क्यों बेचारी बेल को तोड़ने पर तुले हुए हो? तभी एक लड़की ने घर का दरवाजा खोला तो सामने रुद्र को खड़ा पाया। वो लड़की रुद्र को पहचान नहीं पाई। उस लड़की ने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कंफ्यूज होते हुए पूछा, जी आप कौन? पर रुद्र तो जैसे उस लड़की में ही खोया हुआ था। वो एक तक उसी को निहार रहा था। वो लड़की लग रही थी इतनी सुंदर। उसने आज ब्लू कलर का बलून टॉप और हॉट पैंट पहना हुआ था और उसने अपने बालों को हाई पोनी बनाई हुई थी, जिसकी कुछ लटें उसके गालों को छू रही थी। उस लड़की ने अपनी आंखों में काजल और होठों पर पिंक लिप बाम लगाया हुआ था। वो सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की ने जब रुद्र को कहीं खोया हुआ देखा तो उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोली, हेलो, आप कहाँ खोए हुए हैं? अब जाकर कहीं रुद्र की तंद्री टूटी थी। रुद्र ने सीधे सीधे पूछा, क्या घर पर पार्थ और बाकी सब नहीं है? ध्वनि ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह अच्छा, आप पार्थ के दोस्त हो? पर पार्थ तो घर पर नहीं है। आज हम लोग की एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, तो पार्थ और बाकी सब उसके लिए गिफ्ट्स लेने गए हुए हैं। ओह। फिर ध्वनि ने कहा, अगर आपको उससे कोई काम था तो मुझे बता दीजिए, या फिर अंदर वेट कर लीजिए। रुद्र ने सिर हिला दिया और अंदर आ गया। वो सोफे में पैर पर पैर चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठ गया। ध्वनि ने रुद्र को देखते हुए पूछा, आप क्या लेना चाहेंगे, अब चाय या कॉफी? रुद्र ने बिना किसी भाव से कहा, तुम। ध्वनि ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अभी लाई। उसने एक कदम ही आगे बढ़ाया कि उसके कदम रुक गए। उसने झट से पीछे पलटा और हैरानी से पूछा, क्या कहा आपने? ब्लैक कॉफी। ध्वनि सिर खुजलाने लगी। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। फिर उसने रुद्र को एक नजर देखा और किचन के अंदर चली गई। वहीं रुद्र के होठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई थी। आखिर क्यों पहुंचा है रुद्र ध्वनि के घर में और क्या है उसका इरादा? आखिर उसने राणा से कौन सा काम करने को कहा था? क्या रुद्र से होने वाली पहली मुलाकात ध्वनि के लिए खतरे की घंटी है? और क्या करेगा रुद्र उसके साथ? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। भाग 4, शादी कर लो मुझसे। उसके जाने के बाद रुद्र ने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई और घर देखने लगा। वॉल पर बहुत सारी ध्वनि और उसके दोस्तों की तस्वीरें लगी थी। उसमें ध्वनि की बचपन की तस्वीरें भी थी। रुद्र ने जब देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी उसकी नजर एक और तस्वीर पर गई, जिसे देख उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसकी आंखें वापस गुस्से से लाल हो गई। वो तस्वीर पार्थ और ध्वनि की थी। रुद्र खड़ा हुआ उस तस्वीर को और घूर कर देखने लगा। उसने झटके से उस फ्रेम को निकाल लिया और उस तस्वीर को फोटो फ्रेम से निकालकर बीचों बीच से फाड़ दिया। उसने ध्वनि और पार्थ की तस्वीर को देखा जो अब अलग हो चुके थे। रुद्र ने ध्वनि की तस्वीर को अपने पॉकेट में रख लिया और पार्थ की तस्वीर को मरोड़कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। अब उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रुद्र अब सुकून से वापस सोफे पर बैठ गया।
तब तक ध्वनि भी ब्लैक कॉफी लेकर आ गई थी। ध्वनि ने कहा, ये रही आपकी ब्लैक कॉफी। उसकी आवाज सुन रुद्र की नजर ध्वनि पर गई। रुद्र ने उसे अपनी जानलेवा नजरों से घूरा, पर ध्वनि ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अचानक उसने अपने सिर पर टपली मारते हुए कहा, अरे मैं तो आपका नाम ही पूछना भूल गई। रुद्र कुछ बोलता कि उसका कॉल आने लगा। रुद्र ने बिना उसकी बातों का जवाब दिए कॉल रिसीव कर लिया। कॉल किसी और का नहीं बल्कि त्रिशा का था। हेलो भाई, आप सुन रहे हो ना? भाई मेरे लिए वहां से बनारसी लहंगा ला दीजिएगा, मैंने सुना है वो बहुत खूबसूरत होता है। रुद्र ने बस कहा, फिर बिना सुने फोन काट दिया, जिसे देख त्रिशा का मुंह बन गया। उसने फोन को घूरते हुए कहा, हे भगवान, कोई मेरे भाई को सद्बुद्धि दीजिए, अगर ऐसी हरकत रहेगी तो कोई लड़की से शादी नहीं करेगी। वही रुद्र बात करके जैसे ही पीछे पलटा तो देखा ध्वनि हाथों में ब्लैक कॉफी लिए उसी को देख रही थी। रुद्र ने उसे देखा तो कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ध्वनि ने रुद्र को याद दिलाते हुए कहा, मैं ये पूछ रही थी कि आपका नाम क्या है? रुद्र के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र प्रताप सिंह। उसका नाम सुन ध्वनि मानो जम सी गई, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके हाथों से कॉफी का कप छूटकर नीचे गिर गया, जिससे कॉफी का कप एक झटके में टुकड़ों में बट गया। जो इंसान उससे उसका घर छीनना चाहता है वो उसके उसी घर में आराम से बैठा है और ऊपर से उसे ब्लैक कॉफी भी चाहिए। रुद्र ने ध्वनि को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हेलो, क्या तुम ठीक हो? ध्वनि ने गुस्से में कहा, पहले ठीक थी पर अब आपका नाम सुनकर ठीक नहीं हूँ। उसकी बात सुन रुद्र उसे अपनी भौहें उचकाते हुए देखने लगा और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। ध्वनि ने जब रुद्र को अपने करीब आते हुए देखा तो वो चिल्लाते हुए बोली, तू लगी मुझसे, छूना भी मत मुझे। ध्वनि का रुद्र को अपने आप से दूर करना रुद्र को पसंद नहीं आया। अचानक उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से में दीवार पर एक पंच मारा और झटके में ध्वनि को अपने करीब खींच लिया, जिससे वो उसके सीने से टकरा गई। ध्वनि अपनी जलती निगाहों से रुद्र को खोदने लगी। उसने अपना हाथ जैसे ही रुद्र को धक्का देने के लिए उठाया, रुद्र ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं आप जैसे इंसान को अच्छी तरह से जानती हूँ, लड़की देखी नहीं कि उसे छेड़ने आ जाते हैं। ध्वनि लगातार रुद्र की बाहों में छटपटाने लगी, पर रुद्र को रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके कानों में तो ध्वनि की आवाज गूंज रही थी जो उसने अभी अभी बोला था। रुद्र सीधा ध्वनि को एक कमरे में ले गया और उसे बेड पर फेंक दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, अच्छा मैं तुम्हें छूता हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, पर जब पार्थ तुम्हें छूता है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम पार्थ के करीब भी गई तो तुम्हें पार्थ की लाश भी नसीब नहीं होगी। तुम सिर्फ और सिर्फ रुद्र प्रताप सिंह की हो। ध्वनि हैरानी से उसे देखने लगी और उसने हकलाते हुए कहा, ये आप क्या बोले जा रहे हैं? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं आपको ना जानती हूँ और ना ही कभी देखा है, और आप बोल रहे हैं कि मैं आपकी हूँ? देखिए दूर रहिए मुझसे, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ये बोल ध्वनि लगातार रुद्र को वापस धक्का देने लगी। रुद्र उसके बार बार धक्का देने से अब तंग आ चुका था। उसने तुरंत उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और पैशनेटली उसे किस करने लगा। लगभग 15 मिनट बाद जब ध्वनि को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो वो उसके ऊपर से उठ गया और अपने होठों पर अंगूठा फेरते हुए कहा, डिलिशियस। ध्वनि गुस्से से उसे घूरने लगी। उसका चेहरा अब लाल हो चुका था। वो लगातार लंबी लंबी सांसें लिए जा रही थी। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? ऊपर से बेशर्म भरी बातें भी कर रहे हैं, क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? रुद्र ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अगर अब मैं ही शर्माने लगा तो हम फर्स्ट नाइट कैसे सेलिब्रेट करेंगे? और वैसे भी अब तुम राजस्थान की होने वाली हुक्मरानी सा हो और मेरी पत्नी भी, तो क्या एक पति अपनी पत्नी को किस भी नहीं कर सकता? रुद्र की बात सुन ध्वनि चिढ़ सी गई। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ना ही मैं राजस्थान की होने वाली हुक्मरानी सा हूं और ना ही मैं आपकी पत्नी। आपने मुझसे झूठ बोला। आपने कहा कि आप पार्थ के दोस्त हैं। मुझे नहीं पता था कि राजस्थान के हुक्म साथ झूठ भी बोलते हैं। ध्वनि ने रुद्र को तंज कसते हुए कहा। ध्वनि की बात सुनकर रुद्र को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर वो कैसे भी करके अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि ध्वनि उसके गुस्से को देखकर डर जाए। उसने ध्वनि को अपने करीब खींचते हुए कहा, शादी कर लो मुझसे। रुद्र के इस अचानक के प्रपोजल से तो जैसे ध्वनि जम सी गई। क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं आपसे शादी नहीं करने वाली। रुद्र ने ध्वनि की आंखों में देखते हुए कहा, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं खुद तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, जिसे दुनिया एक नजर देखने के लिए तरसती है। ध्वनि ने मुंह फेरते हुए कहा, आई डोंट केयर, मुझे बस आप जैसे इंसान के साथ शादी नहीं करनी। ये बोल वो खुद को उसके पकड़ से छुड़ाकर वहां से जाने लगी। तभी उसे कुछ आवाज आई। उसने पीछे पलटकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्र ने अपने फोन में एक वीडियो चलाया हुआ था। उस वीडियो में पार्थ, हर्ष और शिवी के ऊपर कुछ आदमियों ने गन तानी हुई थी। ध्वनि ने रोते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। रुद्र ने उसके कानों को अपने होठों से छूते हुए कहा, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं उन्हें जाने दूंगा। पर अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारे दोस्तों को खत्म करने के लिए मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस एक कॉल और। रुद्र आगे कुछ बोलता उससे पहले ही ध्वनि ने बीच में कहा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे प्यार नहीं करती। ध्वनि की बात सुन रुद्र ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस यही काफी है। और अगर तुम्हें कोई पसंद है तो उसे भूल जाओ, वरना मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो पछताएगा कि आखिर उसने तुमसे प्यार किया ही क्यों। रुद्र की ऐसी बातें सुनकर ध्वनि सहम गई। आखिर ये इंसान किसी को मारने की बात कर रहा है और ये ऐसे बोल रहा है जैसे कि कोई नॉर्मल बातें कर रहा हो। ध्वनि ने गुस्से में कहा, आप ये सब क्या बोले जा रहे हैं? आप मुझसे प्यार नहीं करते, ये बस आपकी एक जिद है। जब आपका मन भर जाएगा तब आप मुझे अपनी जिंदगी से कचरे की तरह निकाल कर फेंक देंगे। उस दिन आपका ये प्यार भी खत्म हो जाएगा और पागलपन भी। उसकी बात सुन रुद्र का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से उसकी कमर को जकड़ लिया, जिससे उसे दर्द होने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, मेरे प्यार की इंसल्ट करने की? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अगर मेरा प्यार तुम्हें जिद लग रहा है तो फिर जिद ही सही। और तुम्हें पता है मैं बहुत जिद्दी हूँ, अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। फिर तुम तो मेरा प्यार हो, तुम ही सोच लो तुम्हें पाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। रुद्र के जुनून और पागलपन को देखकर ध्वनि डर से कांपने लगी। भाग 5, जबरदस्ती की शादी। मैंने कहा मुझसे शादी करो। रुद्र ने वापस गुस्से में कहा, जिसे सुन ध्वनि भी उसी अंदाज में बोली, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं। रुद्र ने सुना तो उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया और अपने भारी और स्लो वॉइस में कहा, ठीक है मत करो, पर जो अब तुम्हारे दोस्तों के साथ होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, मिसेस ध्वनि रुद्र प्रताप सिंह। ध्वनि ने सुना तो रुद्र को धक्का देते हुए बोली, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, इसलिए आइंदा मुझे दोबारा इस नाम से मत बुलाइएगा।
ये सुन रुद्र के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत किसी को कॉल किया और उधर 2 रिंग के बाद ही तुरंत फोन उठा लिया गया। जी हुकुम साहब, दूसरी तरफ से आवाज आई। रुद्र ने गुस्से में कहा, मार दूं उन्हें। रुद्र की बात सुनकर ध्वनि बुरी तरह डर गई। वो तुरंत भागते हुए रुद्र के पास आई और रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर उन्हें उन्हें कुछ मत कीजिए, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रुद्र ने ध्वनि के लट को पीछे करते हुए कहा, दैट्स लाइक माय वाइफ, मैं तो उन्हें मारना भी नहीं चाहता, बट तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही थी और मुझे मजबूर कर रही हो तुम। रुद्र ने वापस फोन अपने कान में लगा लिया और अपने रौबदार आवाज में कहा, छोड़ दो उन्हें, और कॉल कट कर दिया। फिर रुद्र ने ध्वनि की तरफ देखते हुए कहा, काफी समझदार हो तुम, मेरी बात जल्दी समझ गई, अब ऐसी ही मेरी बात मानते रहना और कभी डिसओबे करने की सोचना भी मत, अभी तुम मुझे अच्छी तरह से जानती नहीं हो। फिर रुद्र के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। ध्वनि को तो कोई होश ही नहीं था। रुद्र ने देखा तो उसके फोरहेड पर किस किया और उसे छोड़ दिया। ध्वनि तो बस वही चमसी गई थी। रुद्र ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, बी रेडी टू बिकम माय वाइफ। फिर रुद्र ने किसी को मैसेज किया तो 5 मिनट के अंदर ही रूम का डोर नॉक हुआ। कम इन। रुद्र ने अपनी भारी आवाज में कहा तो एक आदमी अंदर आया। उस आदमी ने रुद्र को एक पैकेट देते हुए कहा, हुकुम साहब, मंडप भी तैयार है और पंडित जी भी, आप दोनों का नीचे इंतजार कर रहे हैं। ध्वनि ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू बह गए। रुद्र ने बिना किसी भाव से कहा, ओके यू कैन गो नाउ। उसकी बात सुन वो आदमी तुरंत वहां से चला गया और जाते जाते डोर भी लॉक कर दिया। रुद्र ने ध्वनि को देखा, फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह कर दिया हो। ये बोल रुद्र ध्वनि के सामने खड़ा हो गया। ध्वनि ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर ये नहीं कहा कि आज ही करूंगी, तो आपने फिर आज ही सारी तैयारियां क्यों करवा दी। रुद्र ध्वनि के पास आया और उसे अपने गोद में बिठाते हुए कहा, अब जब तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है तो शादी आज हो या कल, क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए, इसलिए तुम्हें तो मुझसे आज ही शादी करनी पड़ेगी, तुम चाहो या ना चाहो। ध्वनि ने चिढ़ते हुए कहा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, मेरी भी शादी है तो ये मेरा भी डिसीजन होगा कि मुझे कब शादी करनी है। रुद्र ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और ध्वनि को पैकेट देते हुए कहा, इसमें शादी का जोड़ा है और कुछ गहने हैं, जल्दी रेडी होकर नीचे आ जाओ, आई कांट वेट एनीमोर। फिर रुद्र वहां से तुरंत चला गया। ध्वनि वहीं बैठे बेड पर बड़े गहने और कपड़े को एक तक देखने लगी। उसका मन कर रहा था कि वो चीख चीख कर रोए। उसने गुस्से में उस पैकेट को दरवाजे की तरफ फेंक दिया कि तभी रुद्र वापस अंदर आया, क्योंकि उसका फोन ध्वनि के कमरे में ही रह गया था। रुद्र ने झट से उस पैकेट को कैच कर लिया। उसकी एक बाहें तन चुकी थी। उसने ध्वनि को देखा जो वैसे के वैसे ही बैठी हुई थी। रुद्र उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, जिससे ध्वनि एक झटके में रुद्र की बाहों में आ गई। रुद्र ने अपनी गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे फेंकने की। हाँ जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ और नीचे आ जाओ, वो भी आधे घंटे के अंदर, और ये मेरी वार्निंग है, अगर 1 सेकंड भी लेट हुआ तो मैं तुम्हारे दोस्तों को। ये बोल वो चुप हो गया और वहां से चला गया। अब ध्वनि के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने वो पैकेट लिया और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो मिरर के सामने बैठकर तैयार होने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस दलदल में फंस चुकी है। ये रुद्र नाम का ग्रहण उसकी जिंदगी में आया ही क्यों था। वहीं दूसरी तरफ पूरे घर को कुछ मिनटों के अंदर ही किसी दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। घर में रुद्र, ध्वनि, पंडित जी, राणा और कुछ बॉडीगार्ड्स ही थे। रुद्र मंडप में बैठे ध्वनि का ही इंतजार कर रहा था। आज रुद्र किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसने व्हाइट और रेड कलर की शेरवानी पहन रखी थी, जिसमें सोने के तार से वर्क किया गया था। सामने एक डायमंड का खूबसूरत सा ब्रोच लगा हुआ था, जो उस पर 4 चांद लगा रहे थे। तभी अचानक रुद्र की नजर स्टेज से उतरती हुई ध्वनि पर गई। वो आज सच में बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था, जिसका दुपट्टा सफेद रंग का था, जिसमें सोने के तार से मोर बने हुए थे, जिसे उसने कमर से टाक कर सामने पल्ला लिया हुआ था। उसने अपने बालों का जोड़ा बनाया था और माथा पट्टी पहनी हुई थी। कानों में झुमके, कमर में कमरबंद, हाथों में भर भर कर चूड़ियां और कलीरे, नाक में नथ और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाया हुआ था। वो भी आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। बस एक चीज की कमी थी और वो थी उसकी मुस्कुराहट। ध्वनि जब मंडप के पास पहुंची तो रुद्र ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। ध्वनि ने उसे गुस्से में घूरा, पर रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उल्टा ध्वनि का हाथ कसकर पकड़ लिया। ध्वनि ने देखा तो उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर मजाल है कि रुद्र ने उसका हाथ छोड़ा हो। ध्वनि ने वैसे ही हार मान ली। फिर दोनों मंडप पर आकर बैठ गए, जिसे देख पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ध्वनि की आंखें नम थी। पंडित जी ने कहा, वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाए, तो रुद्र खड़ा हो गया, पर ध्वनि वैसे की वैसे ही बैठी रही। रुद्र ने उसे एक नजर देखा, फिर झुककर उसे गोद में उठा लिया। ध्वनि ने गुस्से में कहा, कि क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। उसके कहने पर भी रुद्र ने कुछ नहीं कहा और फेरे लेने लगा। फेरे लेने के बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी ने आगे कहा, कन्या के मांग में सिंदूर भरिए और मंगलसूत्र पहनाइए। रुद्र ने सिंदूर उठाया और ध्वनि के मांग में भर दिया। सिंदूर भरते ही ध्वनि जोर जोर से रोने लगी, पर रुद्र को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने ध्वनि को मंगलसूत्र भी पहना दिया था। पंडित जी को ध्वनि के लिए बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें खुद धमकी दी गई थी और उनकी पत्नी और बेटे को भी रुद्र ने किडनैप करके रखा हुआ था। पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए और 7 जन्म के लिए एक बंधन में बन चुके हैं। रुद्र ने सुना तो खुश हो गया, जैसे उसने कोई बड़ी सी जंग जीत ली हो। रुद्र ने धीरे से ध्वनि के कान में कहा, अब तो तुम पूरे रीति रिवाजों से मेरी पत्नी बन चुकी हो। उसके कहते ही ध्वनि ने उसे अपनी लाल आंखों से देखा कि तभी एक आदमी काला कपड़ा पहने अंदर आया। ध्वनि ने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये तो लॉयर है। लॉयर ने सर झुकाते हुए कहा, हुकुम साहब, हमने पेपर्स रेडी कर दिए हैं और आप और हुकुम रानी साहब इसमें साइन कर दीजिए। लॉयर की बात सुनकर ध्वनि ने रुद्र को हैरानी से देखा, फिर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये किस पेपर्स की बात कर रहे हैं। रुद्र ने बेपरवाही से कहा, हमारे मैरिज सर्टिफिकेट की। फिर रुद्र ने तुरंत उस पेपर पर साइन कर दिया और ध्वनि की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से इस पर साइन करो। ध्वनि ने गुस्से में कहा, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, साइन करना तो दूर की बात है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, फिलहाल तो तुम्हारे पास अंगूठा होगा ही, उसे पेपर पर फिंगरप्रिंट दे दो। रुद्र की बात सुनकर ध्वनि चिढ़ गई और गुस्से में पेपर पर साइन कर दिया। रुद्र हर तरह से ध्वनि को अपना बनाना चाहता था, इसलिए उसने रीति रिवाजों से शादी भी की और कोर्ट मैरिज भी की। फिर वो लॉयर की पेपर लेकर चला गया। लॉयर के जाते ही ध्वनि ने तुरंत रुद्र से कहा, मेरे दोस्त कहाँ है, मुझे उन्हें देखना है। रुद्र ने ध्वनि की गर्दन को अपनी एक उंगली से छूते हुए कहा, इतनी डेस्परेशन, पर अगर यही डेस्परेशन तुम्हारा हमारे सुहागरात को लेकर होता तो मुझे ज्यादा खुशी मिलती। ध्वनि ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड्स। रुद्र ने राणा की तरफ इशारा किया तो राणा ने सिर हिला दिया और बाहर चला गया। थोड़ी देर में वो अंदर आया और उसके साथ पार्थ, हर्ष और शिवी तीनों थे।
तीनों ने जब ध्वनि को दुल्हन के जोड़े में देखा तो जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ध्वनि भागते हुए आई और शिवी के गले लगते हुए बोली, शिवी तो ठीक है ना, इस आदमी ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? शिवी ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, हम ठीक है। ध्वनि ये सब। उसकी बात सुन ध्वनि की आंखें नम हो गई। वो कुछ बोलती कि पार्थ तुरंत उसके पास आ गया और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, पर ध्वनि जैसे ही पार्थ को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, रुद्र ने तुरंत उसे अपने करीब खींच लिया और उसे अपने सीने में छुपा लिया। उसने धीरे मगर अपने गुस्से भरी आवाज में एक एक शब्द चबाते हुए ध्वनि से कहा, उससे दूर रहो। उसके करीब जाने की इजाजत मैंने तुम्हें दी नहीं है, पर अगर तुमने ऐसा करने की सोची तो उसका मैं वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। सो स्टे अवे फ्रॉम हिम। रुद्र के इतने गुस्से से कहने पर ध्वनि डर से कांपने लगी। पार्थ की नजर जब रुद्र और ध्वनि पर गई तो वो गुस्से में दमदमाते हुए रुद्र से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ध्वनि से जबरदस्ती शादी करने की? पार्थ की बात पर रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, अभी तुमने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है? पार्थ ने गुस्से में कहा, तुमने हमें किडनैप किया था और तुमने ध्वनि को ब्लैकमेल करके शादी की है, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। तुमने मेरी ध्वनि के साथ जबरदस्ती की है। मेरी ध्वनि सुनकर रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में पार्थ का कॉलर पकड़ते हुए कहा, शट अप, वो तेरी नहीं मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अगर दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत की ना तो तुम्हारी जुबान तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। ध्वनि ने जब सिचुएशन को बिगड़ते हुए देखा तो दोनों को छुड़ाने लगी, पर रुद्र और पार्थ दोनों तो एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे 100 साल पुराने दुश्मन हो। ध्वनि ने गुस्से में कहा, बस करो, क्यों बच्चों जैसे लड़ रहे हो तुम दोनों? पार्थ ने जब ध्वनि को गुस्से में देखा तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ध्वनि तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं, शिवी, हर्ष, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम पुलिस के पास जाएंगे और तुझे इस इंसान के कैसे छुड़ा लेंगे। पार्थ ध्वनि को समझा ही रहा था कि तभी कुछ टूटने की आवाज आई। सबने जब पीछे पलट कर देखा तो रुद्र ने पास में रखे हुए फ्लावर वास को तोड़ दिया था, जिसके टुकड़े जमीन पर फैल चुके थे। रुद्र को देखकर सब एक पल के लिए तो डर गए। रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। जब पार्थ ने ध्वनि का हाथ पकड़ा तो रुद्र की आंखों में खून उतर आया था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी खींच ली। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी ध्वनि को उसके अलावा कोई हाथ भी लगा सकता है। वो सिर्फ उसकी थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी। रुद्र ने जोर से ध्वनि को अपनी तरफ खींचा और उसके कमर को कसकर जकड़ते हुए कहा, लगता है तुम्हें एक बार भी मेरी बात समझ नहीं आती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लड़के से दूर रहना। इस लड़के से क्या तुम सारे लड़कों से दूर रहोगी? तुम्हें पता है जब तुम्हें कोई आंख उठाकर देखना भी है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता और मेरा खून खौलने लगता है। लेकिन इसने तुम्हें हाथ लगाया है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका हाथ इसके जिस्म से अलग हो जाए। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मेरा गुस्सा बहुत खराब है। मेरे गुस्से को झेलने की ताकत तुम्हें नहीं है। तुम तो मेरे एक किस को भी नहीं झेल पाई, तो गुस्सा झेलना तो दूर की बात है। फिर रुद्र उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे बाहर ले जाने लगा। रुद्र ने ध्वनि को कार में धक्का दिया और खुद उसके बगल में आकर बैठ गया और ड्राइवर को चलने को कह दिया। पार्थ और बाकी सबने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस वक्त तीनों की आंखों में बस आंसू ही आंसू थे।